जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। दोस्तों, आप सबकी वजह से जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, वो कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब सुनते हैं। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की वजह से आज इसका 200 एपिसोड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आप सभी का। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ललक। इसके रचनाकार हैं अरुणा सबरवाल जी। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, आज फिर मैंने देखा जिन्हें मैं पिछले 3 वर्ष से देखती आई हूँ, किंतु बात करने का अवसर नहीं मिला, या यूं कहें कि साहस ही नहीं जुटा पाई। वैसे तो उसी मॉल में बेंच पर बैठे अनेक बार देखा है। यहाँ तो सभी को पता है कि एक महिला को पुरुष से बात करने की पहल करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं। ऊपर से समाज। जब भी हैरो जाती हूँ तो उसी मॉल के ऊपर फूड कोर्ट में बैठकर चाय पीते हैं। वह सज्जन सुबह से लेकर मॉल के बंद होने तक अपनी बड़ी सी ट्रॉली के साथ नीचे दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। अनेक बार उसे जिज्ञासा हुई कि उनसे बात करे, किंतु मन को पर बस रोकना पड़ा, क्योंकि वह सज्जन सदा लोगों से घिरे रहते हैं। उनका वहाँ होना मेरे लिए बहुत बड़ा जिज्ञासा का विषय बन गया है। विशेष रूप से उनका भानुमति का पिटारा, उनकी ट्रॉली। ऐसा लगता है वह सारा घर ही अपने साथ लेकर चलते हैं। नाम तो मैं उनका नहीं जानती, चलो उन्हें अंकल जी ही बुलाते हैं। आगे लेखिका लिखती हैं कि अंकल जी एक चकोर सी बड़ी ट्रॉली के साथ दोस्तों से घिरे बेंच पर बैठे होते हैं। 3 वर्ष में कई बार मैंने अंकल जी को अपनी बड़ी सी ट्रॉली के साथ H14 बस में चढ़ते देखा है। उन्हें ट्रॉली के साथ देखते ही ड्राइवर उनके लिए रैंप नीचे कर देता है और वह अपनी ट्रॉली के साथ जैसे तैसे चढ़ ही जाते हैं। उम्र शायद 70 की होगी। उनके शरीर पर बकायदा मैला सा गर्म कॉलर का अचकन, गरम मफलर और लंदन ट्रांसपोर्ट का फ्रीडम पास लटका रहता है। स्थानीय और सर पर फटी गर्म टोपी तो भूल ही गई, पर तो मैल चढ़ी चौरस ट्रॉली, जिसे शायद कभी साफ होने का भाग्य ही नहीं मिला। ऊपर तक ट्रॉली भरी होने के साथ साथ उसके चारों पिलर पर प्लास्टिक की थैलियों में कुछ ना कुछ सामान लटका होता है। एक वाद्य यंत्र भी टंगा होता है, जो गिटार या फोन की भांति लगता है। ट्रॉली में पोर्टेबल कुर्सी भी टंगी रहती है। अगर थक जाएं तो कहीं भी बैठ सकते हैं। वह ट्रॉली ही नहीं लगाता है, मानो पूरा घर साथ लेकर चल रहे हों। यह ट्रॉली भी उन्हें गवर्नमेंट से ही मिली है। ट्रॉली मेरे लिए बहुत बड़ा रहस्यमय बनी हुई है। सच कहूँ, केवल ट्रॉली नहीं, वो सज्जन भी मेरे लिए रहस्यमयी बनते जा रहे थे। मन में यही जिज्ञासा रहती है कि उनकी इतनी बड़ी चकोर ट्रॉली में होता क्या है। लगता था आज मेरी किस्मत खुल गई। अंकल जी को देखते ही बस ड्राइवर ने बस का दरवाज़ा खोलकर रैंप नीचे किया। बस में चढ़ने के लिए उन्हें थोड़ी जद्दोजहद तो करनी पड़ी। बस में कोई सीट खाली ना होने के कारण उन्हें मेरे पास ही बैठना पड़ा। जुटाकर मैंने उनसे पूछ ही लिया, नमस्ते अंकल जी। अंकल जी, आप इतनी भारी ट्रॉली क्यों उठाते हैं? उन्होंने कहा, इस ट्रॉली में मैं पूरे दिन का खाना पीना लेकर चलता हूँ, जैसे मसाले वाली चाय, पानी, नमकीन, कभी थेपला, कभी खिचड़ी, कभी पराठे, कभी ढोकला। ये सब अंग्रेज़ों की फीकी फीकी डबल रोटी अच्छी नहीं लगती, महंगी भी बहुत होती है। मेरी बेटी पूरे सप्ताह का खाना बना कर फ्रिज में रख देती है। जब सब काम पर चले जाते हैं, मैं पीछे से अपनी ट्रॉली और
खुद को तैयार कर निकलता हूँ। अब यह मेरी जीवन संगनी बन चुकी है। उनके जाने के बाद मैं अपना काम खुद ही करता हूँ ताकि उनके काम में दखल अंदाजी ना हो। मैंने पूछा, एक ही बेटी है क्या? नहीं, 2 हैं। एक बेटी लंदन से बाहर रहती है, वो कभी कभी आती है मिलने। मैं बड़ी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरे पास अपना घर था, मैंने बेचकर उन दोनों को पैसे दे दिए हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। तुम्हें तो पता है, आधे पैसे गवर्नमेंट ले लेती है। 50 वर्ष की नौकरी की है, भारी टैक्स दिया है। दोनों बेटियां बहुत ध्यान रखती हैं मेरा। असल में लड़कियां नहीं चाहती कि मैं घर में अकेला रहूं, इसीलिए मैं सुबह अपनी ट्रॉली तैयार करके निकल जाता हूं। धन्यवाद गवर्नमेंट का, जिसने बस और मेट्रो का फ्री ट्रेवल का फ्रीडम पास दिया है। लंदन में छुट्टी के बाद गवर्नमेंट की ओर से मेट्रो और बस का फ्रीडम पास मिल जाता है। लेकिन बस छूट जाए तो रिंग एंड राइट को फोन करके घर पर बुला लेता हूँ। पैसे भी नहीं लगते। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। उसके कई फायदे हैं। पहला, घर को गर्म रखने के पैसे बचते हैं। दूसरा, मैं अच्छे लोगों से मिलता हूँ। बेटियों की चिंता नहीं होती। वो जानती है कि अगर अचानक मुझे कुछ हो जाए तो मॉल में एम्बुलेंस बुलाने के लिए बहुत लोग होंगे। मेरे दोस्त भी मिल जाते हैं। इतने में हमारा बस स्टॉप आ गया। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। मैंने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। मुझे उनका तर्क अच्छा लगा। अपनी शॉपिंग के पश्चात मैं और मेरी मित्र कांति फूड कोर्ट में चाय पीने बैठ गए। ऊपर से देखा तो अंकल जी अपने दोस्तों के साथ बहुत मग्न खुशियां बिखेरने में लगे थे। उनके चारों ओर दोस्तों के जमघट को देखकर खुशी हुई। रास्ते भर सोचती रही कि उनमें ऐसा क्या चुंबकीय आकर्षण है जो सदा लोगों से घिरे रहते हैं। घर पहुंचते ही व्यस्तता के कारण बात हो गई। कई सप्ताह के बाद आज फिर बस में मैंने अंकल जी को चढ़ते देखा। वहीं अपना भानुमति का पिटारा लिए बस में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। सोचा उनकी मदद कर दूं, किंतु हिम्मत नहीं पड़ी। आज उन्होंने रेन कोट भी डाला था। मेरे साथ एक सहेली भी थी, किंतु मेरा ध्यान तो अंकल जी में ही अटका था। भारी बस होने के कारण उतरते वक्त एक नौजवान ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने मना कर दिया। जब भी कोई उनकी सहायता के लिए हाथ बढ़ाता तो उनका स्वाभिमान सामने खड़ा हो जाता है। क्या गजब का स्वाभिमान है उनमें। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। मंद मंद हवा राहत दे रही थी। अंधेरे ने आसपास की दुनिया को अपने आगोश में ले लिया था। जब मैं अपने आगे लेखिका लिखती हैं, जब मैं अपने 1-2 काम समाप्त करके आई, अंकल जी अकेले ही मॉल के बेंच पर बैठे थे। मेरे लिए अच्छा अवसर था। उनसे बात करने का थोड़ी सी पहचान तो हो चुकी थी। उन्हें अकेले देख मैं उनके पास बेंच पर जाकर बैठ गई। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? सारू छे, अंकल जी बड़ी धीमी से बोले। अंकल जी नहीं, धीरू भाई कहो। उनके ढीले से उतार से मुझे चिंता होने लगी। धीरू भाई, आज आपकी उदासी का कारण क्या है? समझ तो मैं गई थी कि आज परेशान हैं। बारिश के कारण उनके दोस्त घर से नहीं निकलेंगे। ऐसा लग रहा था मानो आज उन्हें दिन के अंधेरे और उनके भीतर की उदासी ने घेर लिया था। बात तो कोई खास नहीं, लगता है आज अकेले ही दिन बिताना पड़ेगा। बारिश में लोग बाहर आने से हिचकिचाते हैं, कहीं अगर फिसल गए तो घर वालों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। बस इतनी सी बात अभी मिस्टर गूगल से पूछकर बताती। मैं जल्दी से मिस्टर गूगल से पूछकर उनकी चिंता का निवारण करते बोली, चिंता ना करें, जल्दी ही बारिश रुक जाएगी और सूरज भी निकल आएगा। तब तक आप मुझे ये अपना दोस्त समझिए। कुछ पल संवेदनहीन गुजरे। मैं उनकी चुप्पी में भी अर्थ ढूंढने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके बाहरी कड़फकड़
व्यक्तित्व के भीतर भावनाओं का शीतल झरना बह रहा। वे गहरी सांस लेते बोले, मैं खुशकिस्मत हूँ कि लोगों के जीवन में तो बहुत कम अच्छे दिन आते हैं। ऊपर वाले की कृपा से मेरी तो सारी उम्र अच्छी गुजरी है। इतना कहकर वो अपने संगीत वाद की ट्यूनिंग करने में लग गए। ट्यूनिंग करते करते उनके मस्तिष्क में पत्नी की धुंधली धुंधली स्मृतियाँ चहलकदमी करने लगी। खुद ही बड़बड़ाने लगे, किसी की शादी में मैंने देखा था तेजस को, बस वही मर मिटा था उस पर। वे इतनी सुंदर थी कि मैंने जुगाड़ करके उसके बारे में पता लगाया था। वह आर्ट सेंटर में संगीत सिखाती थी। तेजस संगीत की महारथी थी। उसे कोई भी संगीत वाद दे दो, 2 मिनट के बाद वह कुशलता से बजा लेती थी। मुझे याद है उसके जन्मदिवस पर एक मित्र ने उसे बैंजो उपहार में दिया। बस 1-2 मिनट उंगलियों को इधर उधर चलाने के बाद तेजस उस बैंजो पर सभी धुन बजाने लगी। महसूस होता था कि माँ सरस्वती की उस पर बहुत कृपा थी। जब गाती थी तो ऐसा लगता था जैसे सरस्वती उसके गले में वास करती हो। तेजस के संगीत ने मुझे मोह लिया था, यूं कहो फिदा हो गया था। उसे मिलने के बहाने मैंने उसकी संगीत की क्लास में दाखिला ले लिया। हमारा प्यार उड़ान भरने लगा। हमारे विवाह में कोई समस्या नहीं आई। हम दोनों गुजरात से जो थे और उम्र गोत्र भी मेल खा गया। बात करते करते उनका गला भरने लगा, आंखें नम हो गई। गला साथ नहीं दे रहा था। कप कपाते शब्दों से बताया कि 50 वर्ष के पश्चात पत्नी मेरा साथ छोड़कर चली गई। ऐसा लगा मानो मेरा जीवन वहीं समाप्त हो गया। पर तेजस मेरे संगीत में सदा मेरे लिए रहती है। उसकी खुशबू मेरे हर सुर में बसी है। मैं तेजस से अभी भी बातें करता हूँ, भावुकता में कह देता हूँ, तुम ही ना रहे अब किसे कहूँ कि याद आ रहे हो तुम। उसी की हिम्मत से मैं खुद को खड़ा कर पाया। तेजस अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारे साथ मैं खुद को बुलंद कर सकती हूँ। तुम मेरे प्राण वायु हो, तुम मेरी ऊर्जा, ढाल और हमसाया बन गए हो। जब कभी उसकी याद आती है तो उसके खत पढ़ लेता हूँ। मन ही मन सोचता हूँ यह कैसा पागलपन है। तेजस सदा कहती थी, धीरू जिंदगी तो हमेशा समय से आगे निकल जाने वाली चीज़ है, ना कि ठहरी हुई जन्म पत्री जिसके सारे शब्द संकेतों से भरे होते हैं। शेष आपके सामने है। अब मैं यहाँ समय का सदुपयोग और अपना अकेलापन दूर करने आ जाता हूँ। मन भी लगा रहता है, किसी का भला भी हो जाता है। धीरे धीरे उनके मित्र भी आने लगे। मैंने सांत्वना से उनकी पीठ थपथपाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। मुझे खुशी इस बात की थी कि धीरू भाई ने अपना मन हल्का कर लिया। रास्ते भर मैं धीरू भाई के बारे में ही सोचती रही, किंतु जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो लगता है इस संसार में 50% से अधिक लोगों को अकेलेपन का घुन खा रहा है। मेरी एक मित्र है, वह अकेलेपन से जूझने के लिए तैयार होकर लंबे से लंबे रूट की बस में बैठ जाती है। 4-5 घंटे बसों में घूमती रहती है। शाम को जब बेटा घर में होता है तो उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। यह उसकी विवशता है। मुझे कहती है, तुम भी कोशिश करो, अकेलापन भर जाएगा। बस में लोग चढ़ते उतरते हैं, रौनक लगी रहती है। आगे लेखिका लिखती हैं, एक और महिला भी है जिसने अकेलेपन से जूझने का अपना प्रबंध किया हुआ है। वह दूर दूर की चैरिटी की दुकान में जाकर सस्ती चीज़ें खरीदकर दूसरी चैरिटी की दुकान में ले जाकर वही चीज़ें दान दे देती है। जब पूछा तो उसने बताया कि वह जीवित इंसानों से संवाद तो होता है, शाम को तो टेलीविज़न के सामने ही बैठना है। गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त यात्रा, हाँ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री यात्रा का फ्रीडम पास तो मिला हुआ है। एक नहीं, ऐसी कई कहानियाँ हैं। सभी की यही विडंबना है। अक्सर लोग अवकाश के बाद
स्वयं को बेकार समझने लगते हैं। सोचते हैं अब उनका इस संसार में क्या काम। संयुक्त परिवार का लंदन में चलन नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि बुजुर्गों के लिए अगर मुफ्त का फ्रीडम पास ना हो तो उनके लिए घर से शायद निकलना भी दुर्भर हो जाए। पर हाँ, नीता बहन ने अपनी समस्या का बढ़िया समाधान निकाल लिया है। मस्त रहती है। उम्र शायद 70 से ऊपर है, किंतु वह सदा अपने अंग्रेजी साथी के साथ दिखती है। नीता बहन को अंग्रेजी नहीं आती और अंग्रेज को गुजराती नहीं, किंतु सदा एक दूसरे के साथ ही दिखते हैं। एक से दूसरे रेस्टोरेंट में बैठकर पूरा दिन बिता देते हैं। शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। लंदन में बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं हैं जहां तुम अपना समय दान दे सकते हो, किंतु कभी कभी आत्मविश्वास की या फिर पढ़ाई की कमी कहो या खुलकर अंग्रेजी में ना बोल सकने के कारण उन्हें इन संस्थाओं बोध नहीं होता, जो उनके लिए उन संस्थाओं में भाग लेने में एक रुकावट बन जाता है। अक्टूबर का महीना था। आगे लेखिका लिखती हैं कि अक्टूबर का महीना चल रहा था। पतझड़ अपने यौवन पर था। सर्दियों का एहसास होने लगा था। उस दिन शिखा ने जैसे ही घर का काम समाप्त किया, उसने बाहर झांक कर देखा तो अचानक पतझड़ की धुंध ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। पतझड़ की मरियल सी धूप के कुछ टुकड़े पेटियों के शीशों से भीतर झांक रहे थे। वह बाहर निकली। उसने प्रकृति का अद्भुत दृश्य देखा। लगभग सभी वृक्ष अस्त्रहीन खड़े शर्मा रहे थे। धरती माँ पर पड़े खूबसूरत लाल, संतरी, पीले रंग बिरंगे पत्तों का बिछा कालीन पतझड़ की शोभा को और बढ़ा रहे थे। वह वहीं खड़ी प्रकृति के नजारे को निहारने लगी। 2 दिन से बारिश नहीं हुई। शिखा ने सोचा, बहुत अच्छा अवसर है गार्डन साफ करने का। उसने गार्डन रैक से घास पर पड़े पत्तों की समेटना आरंभ कर दिया। उसने सूखे पत्ते एकत्र करके खाद बनाने वाले ड्रम में डाल दिए। सोचने लगी क्यों ना इन पतझड़ की आखिरी घास काट ली जाए। कल गार्डन के घास उठाने वाले भी जाएंगे। मौसम भी साफ होने लगा था। कई सप्ताह बीत गए। व्यस्तता के कारण बाहर भी नहीं जा पाई, क्योंकि लंदन में तो मौसम का कोई भरोसा नहीं। आप एक ही दिन में चारों मौसम का आनंद ले सकते हो। चल पड़ी अपने मिशन पर। हैरो पहुंचते ही उसकी आंखें धीरू भाई को ही ढूंढती रही। न बस में न मॉल के बेंच पर कहीं भी नहीं थे। यहाँ तक कि बेंच भी वहाँ से नदारद थे। पूछे तो इससे पूछने के बाद भी तो नहीं थे। कुछ सप्ताह वह दिखाई नहीं दी। आगे अरुणा सबरवाल जी लिखती हैं, आज 6 सप्ताह बाद धीरू भाई को बस में चढ़ते देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। आज उन्होंने गर्म कोट पहन रखा था। भीनी भीनी सर्दी भी शुरू हो गई थी। घने बादल छाए थे। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। लोगों की भीड़ के बावजूद मेरी नजरें धीरू भाई पर थी। वे रिजर्व सीट पर बैठ गए और मैं पीछे। हैरो स्टेशन आते ही जब मैंने उन्हें उतरते हुए नहीं देखा, मैं भी बैठी रही जासूसी करने के लिए। लग गई उनका पीछा करने। बाहर बारिश होनी आरंभ हो चुकी थी। अचानक वे हैरो की एक मेथोडिस्ट चर्च में घुसे और मैं पीछे अपना छाता बंद करके उनके पास जा बैठ गई। भीतर से मैं खुश थी कि अब उन्हें मुझे भगाने की जल्दी नहीं होगी। मुझे देखकर हैरानी से बोले, तुम यहाँ कैसे? मैंने सक पकाते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ मंगल को एक सामाजिक चर्चा के लिए आती हूँ। मगर आप यहाँ कैसे? उन्होंने कहा, पूछो मत। अंग्रेजों ने मिलकर काउंसिल को शिकायत की कि यह लोग जमघट लगाकर लोगों की शांति भंग करते हैं। काउंसिल ने सुधार का बहाना बनाकर वहाँ से बेंच उठवा दिए।
मेरा उद्देश्य तो समाज सेवा का था। धन्यवाद काउंसिल का, उन्होंने हमें सड़क पर ही नहीं छोड़ा। सप्ताह में 2 दिन 4-4 घंटे हमारे लिए इस चर्च में निर्धारित किए गए हैं। यहाँ चाय का प्रबंध भी है। सर्दियों में आराम रहेगा। एक डब्बा रखा है चाय का, चाय बना लो और कुछ पेन डब्बे में डाल दो। यहाँ मैं खुशी से दोस्तों के साथ संगीत साधना कर सकता हूँ। यहाँ पियानो भी है। तुम शायद विश्वास ना करो, यहाँ हम खुलकर गा सकते हैं, बजा सकते हैं। हमारे ग्रुप में से कितने छुपे रुस्तम निकले हैं जो जवानी में मंच पर गाया बजाया करते थे। कोई माउथ ऑर्गन बजाता था, कोई हारमोनियम और कोई तबला। सबकी योग्यता निखर कर बाहर आ गई है और बहुत खुश है। घर में बच्चों की उनसे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई जानना भी नहीं चाहता। संगीत मेरी नस नस में बसा है। जिस दिन मैंने संगीत छोड़ दिया मैं मर जाऊंगा। हाँ, वह बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे, शायद मुझे जाने का संकेत दे रहे थे। शेष 4 दिन का क्या प्रबंध है, मैंने पूछा। वो जो लाइब्रेरी है ना, हैरो की, 2 दिन वहाँ कुछ घंटों के लिए कमरा मिला है। वहाँ हिंदी, गुजराती, बंगला का अखबार भी होता है। हमारे समूह के कई मेंबर प्रोफेशनल हैं, जैसे वकील, सोशल वर्कर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, जो अपनी सेवाएं मुफ्त देते हैं। जैसे किसी को पत्र लिखवाना हो, कोई काउंसिल की समस्या हो, लैंडलॉर्ड की समस्या हो, समय पर पेंशन ना पहुंची हो, ये सब समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर समझते हैं अपना और अपने शरीर का ध्यान रखें, वही अंत तक साथ देगा। धीरू भाई, शेष 2 दिन का क्या प्रबंध है? बारिश तेज हो रही थी। धीरू भाई का ध्यान घड़ी पर ही था। घड़ी देखते हुए बोले, लगता है आज कोई नहीं आएगा। और मैं खुश थी कि अब मैं आराम से उनसे बात कर सकती हूँ। सोचने लगी, यह अच्छा ही है कि मौसम के पन्ने इंसान के हाथों से बाहर हैं। मैंने फिर पूछा, धीरू भाई, शेष 2 दिन का क्या प्रबंध है? 2 आधे दिन हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर में निर्धारित है, जहाँ हम अपनी निजी सेवाएं, अपने विचार, अपने अनुभव बांट सकते हैं। बच्चों के साथ रहने में विचारों और सोच में विरोधाभास का द्वंद्व तो चलता रहता है। इसी आशा से यहाँ आते हैं कि यहाँ हमारी बात को कोई तो सुनता है, समझता है। उसके पीछे अतिरिक्त अगर कोई कविता लिखता है, सबको सुनाना चाहता है, तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है। छोटा सा जन्मदिन भी मना लेते हैं। आगे लेखिका लिखती हैं, अरुणा सभरवाल जी लिखती हैं, जैसे आज आपके कोट पर चिपका स्टिकर, ए बर्थडे बॉय, जो मैंने देख लिया था। वो मेरी बात सुनी अनसुनी कर बोलते गए। अंग्रेजी, रोमानियत, अफ्रीकन, कोई भी आ सकता है। जितने हम अकेले हैं, यह लोग हमसे भी अधिक अकेले हैं। भाषा की तो कोई समस्या नहीं होती। अंग्रेजी तो सभी बोल लेते हैं। हमारा यह समूह बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के लिए सामाजिक मेल जोल, आदान प्रदान अत्यंत जरूरी है। यही हमारा धैर्य है। आज कंप्यूटर का दौर है, जहां संवेदनाओं के लिए समय ही नहीं बचा। किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए उसके साथ रागात्मक संबंध का स्थापित होना जरूरी है। घर से यहाँ आ जाने पर मुझे अच्छा लगता है। मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। धीरू भाई जी, इतनी समाज सेवा करके तो आप स्वर्ग में जाएंगे। मेरे विचार से तो आप समाज सेवा के साथ साथ उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मार्गदर्शन? इस उम्र में मार्गदर्शन सिद्धांतों से लिया जाता है, मनुष्य से नहीं। मनुष्य तो मर जाता है, सिद्धांत हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं कौन होता हूँ? सेवा करने वाला और मार्ग दिखाने वाला। वो है ना हमारा ऊपर वाला। मैं तो बस अवकाश के बाद यह
अनमोल जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊर्जा और खुशी बांटता हूँ। मेरे साथ जात पात धर्म का कोई भेदभाव नहीं, कोई बंधन नहीं है। यहाँ कोई भी आ सकता है। जो समाज ने मुझे दिया है, समाज को लौटा रहा हूँ। मेरे जीवन में तो हर दिन उत्सव है। कैसी शक्तिशाली प्रवृत्ति होती है मानव में समझौतों की। वह हर स्थिति पर विजय ही लेता है। आधुनिकता की व्यक्तिगता इतनी बढ़ गई है कि सब अपने अपने लिए जिम्मेदार हैं। मैं खुशनसीब हूँ। मेरा स्वस्थ शरीर है, मेरे पास संगीत है और सुनने वाले ये धरती और इसके लोग ही मेरा परिवार है। मेरे लिए सारा संसार वसुदेव कुटुंबकम है। धीरू भाई जी जय। आज आपका हैप्पी बर्थडे। 21 के तो हो गए होंगे। आपके कोड पर लिखा है कई बार 21 का हो चुका हूँ। मैं आज 96 वर्ष का नौजवान यानी 96 ईयर का यंग मैन। कोई इच्छा, कोई ललक रह गई है क्या? मैंने पूछा। उन्होंने कहा से एक ललक किंग चार्ल्स की टेलीग्राम के इंतज़ार में हूँ। सुना है इस देश में अगर कोई 100 साल तक जी लेता है तो उसके 100वें जन्मदिन पर महारानी का बधाई संदेश आता है। धीरू भाई के सपनों का आसमान बहुत बड़ा है। धन्यवाद। अरुणा सबरवाल, यूके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अरुणा सबरवाल जी के द्वारा लिखित ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आती रहूँगी। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हमें हमारी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसान कभी भी ज़िंदगी में अकेला नहीं होता, वो खुद को स्वयं अकेला करता है। जब हम सबसे अलग हो जाते हैं, समाज से, लोगों से कट के बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं, तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारी भागीदारी समाज के प्रति भी होनी चाहिए, उनसे मिलना जुलना होना चाहिए और सब जगह जाना चाहिए, घूमते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिली है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप उस गीत को सुनिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान। एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती।